अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे 2011 से ऑनवर्ड। अगर टाइम मिल गया तो फिर इंशाल्लाह 2012 का भी डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियसली भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास जो पास्ट पेपर्स की सीरीज़ है उसके अंदर 2013 के बाद के जो पास्ट पेपर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वो अवेलेबल होंगे मैं प्लेलिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दूंगा। इंशाल्लाह आज जो है कोशिश करेंगे कि 2013 तक के जो पास पेपर्स हैं उनको क्लियर कर जाएं। अब जो हमारे पास पास पेपर मिलता है 2011 का, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट सिविल लॉ का होता है, सेकंड पार्ट हमारा क्रिमिनल लॉ का होता है। तो पहले का जो पार्ट है उसके अंदर ये सवाल पूछ रहा है हमसे कि हाउ द कोर्ट विल ग्रांट एन इंजंक्शन, और उसके फिर प्रिंसिपल्स क्या हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन इन फैमिली कोर्ट्स के एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन क्या है। फिर ग्राउंड्स पूछ रहा है कि अ वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इंटर टू ऑब्टेन डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स क्या क्या। अब देखें, इसने घुमा फिरा के सवाल किया। डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछ रहा कि हमारे पास, जैसे देखें, अब ये आप नोट कीजिए 1998 का जब हमने पास पेपर डिस्कस किया तो उस पास पेपर के अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। फिर 99, 90, 2000, फिर 2005 तक भी आपको इतना कोई डिफ़िकल्टीज महसूस नहीं हो रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे अभी टाइम आगे बढ़ रहा है तो क्वेश्चंस भी थोड़े डिफ़िकल्ट और ट्रिकी हो रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि विद द पेस ऑफ टाइम हमारे पास जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारे पास कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है। अब आप उठा लें 2022 का पास पेपर उठाएं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैंने उसको सॉल्व किया है, तो उसके अंदर आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस नज़र आएंगे। उसका रीज़न ये है कि स्क्रीनिंग के अंदर तकरीबन बच्चे फेल हुए, इस वजह से उन्होंने उसको आसान कर दिया ताकि उनको वैकेंसीज की ज़रूरत थी, इस वजह से। खैर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और इमोबल प्रॉपर्टी के सेल में क्या फ़र्क है। मिसाल के तौर पे हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल का, और एक जो है इमोबल प्रॉपर्टी की डायरेक्ट सेल है, उसमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद पूछ रहा है कि substantive sentence awarded by the first, second, third class of magistrate, and what sentence of imprisonment can be awarded by magistrate in default of fine। ये अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया सेक्शन नंबर 32, 33, 34, 35, 33, 32, 32, 32 से लेके, मतलब 32 से लेके ये आपका 35 तक है, 35, 36। उसके बाद अंडर वार सर्कमस्टांसेस मैजिस्ट्रेट विल टेक एक्शन, डिस्प्यूट कंसर्न लैंड, ब्रीच ऑफ पीस, प्रिवेंशन मेजर्स कैन बी टेकन बाय हिम, मतलब 145 की बात कर रही है। उसके बाद आता है व्हाट आर द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन द इन्वेस्टिगेशन, व्हाट पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड टू डू कंप्लीशन इन इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद फिर डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉबरी एंड डकैती, अर्श एंड दमन, प्रोमिसरी नोट एंड चेक, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जजमेंट और डिक्री, टेम्परेरी इंजंक्शन एंड परमानेंट इंजंक्शन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमें क्या पूछ रहा है, हमसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास इंजंक्शन ग्रांट होती है वो किस तरीके से होती है। इसके अंदर जो आपने सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है एग्जाम्पल के साथ दें। अब एग्जाम्पल के साथ तो तब देंगे जब हम उसके डिफ़ाइन करना आएगा, जब हम उसको डिफ़ाइन करना सीखेंगे, जब हमें पता होगा कि ये क्वेश्चन रेस कहाँ से कर रहा है, जब हमें इतना पता होगा कि ये जो आपका क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन आइदर तो आपका सीपीसी में से पूछ रहा है या फिर आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से पूछ रहा है। तो जो इंजंक्शन ग्रांट होती है वो होती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जब आप रेफरेंस देंगे और साथ ही साथ आपने अगर क्रॉस रेफरेंस देना तो सीपीसी का भी दे दें। उसके बाद एग्जाम्पल्स का पूछ रहा है, तो फिर एग्जाम्पल के अंदर आप जो है कोई भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब ये पूछ रहा है व्हाट मैटर रिस्पेक्ट ऑफ विच एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ कन्फर्ड बाय फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन कितनी है? तो फैमिली कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शन है उसके अगर हम डिस्कस करते चलें तो फैमिली कोर्ट्स जो है हमारे पास, एक तो मैटर्स देखती है आपके फैमिली मैटर्स, फैमिली मैटर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जैसे कि तलाक, इद्दत, खुला,
ठीक है। और इसी के साथ साथ आपके जो मैटर्स हैं, मेंटेनेंस के मैटर्स हैं, ठीक है, डॉवरी के मैटर्स हैं, ये सारे के सारे मैटर्स देखती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और आपका जो सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इनमें डिफरेंस क्या है। अब ये कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड बेनिफिट्स इंक्लूडेड बाय रेंट, मतलब कि जो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को सबसे पहले इसने डिफाइन किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी आखिर है क्या। स्टेट डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाउ सेल इज मेड। हाउ सेल इज मेड का जो प्रोविजन है ये आपको सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मिलेगा कि सेल किस तरीके से ग्रांट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या बताना है इसके अंदर, हमें ये बताना है कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस तरीके से होता है, और रियल इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिस्ट, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आएगा, लैंड आएगा और फास्टन टू अर्थ, और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्पेसिफाइड बाय लॉ हो, ये सारी की सारी आपकी आ जाएंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। अंडर द सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्सटेंडिंग क्रॉप्स हैव रेपुटेड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी सो लॉन्ग टू क्रॉप्स ऑन द ग्राउंड एंड मस्ट बी रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स हैं ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की 58 के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बता रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सेल, उसके बाद आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, द इज डिफाइंड इन एक्सचेंज एंड टेंजिबल प्रॉपर्टी सिमिलरली प्रॉपर्टी बट इन ऑर्डिनरी अफेयर्स लाइक दिस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अब यहाँ मैंने आपको फिर भी बताया, पहले भी बताया था कि कुछ हद तक ये गाइड सही है और कुछ हद तक सही भी नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप ये देखें पूछ क्या रहा है वो आपसे, वो क्या पूछ रहा है, सवाल क्या था उसका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस तरीके से होता है, फिर हाउ सेल इज मेड। अब हाउ सेल इज मेड का प्रोविजन कहाँ पर मिलता है, 54 सेक्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, और यहाँ पर ये कोई और बात कर रहा है। खैर मॉर्गेजी को उठा के ले आए, तो ये इसका पोर्शन जो है गलत है। उसके बाद फिर इसने बताया शैल मेंशन एक्सेप्ट कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसके लिए दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होनी चाहिए, और सेल करने के लिए जो पार्टी है वो उसका एग्रीमेंट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ये जो जर्नल प्रोविजन है, जर्नल जो प्रोसीजर है, ये आपने बता देना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर कमीशन ऑफ सेंटेंस बाय डेथ, ये मैंने आपको बताया था, इसका जो रेलेवेंट प्रोविज़न था एग्रीगेट इम्प्रिजमेंट का, तो इसका जो क्रॉस रेफरेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसने लिखा है सेक्शन 54 55 ऑफ द पीपीसी विद द डील विद द punishment can be commutated without consent of the concerned party। 54 of PPC read is under commutation of sentence। अब सवाल पूछ रहा है कि what substantive sentence can be awarded by first class, second class and third class respectively। उसके बाद what sentence of the imprisonment can be awarded by magistrate in default of fine। तो इसका जो आंसर है ये आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शन 32 से लेके 36 तक। सही है, अभी अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे। खैर, तो इसके अंदर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन सी सेंटेंस पास कर सकता है, 3 साल और साथ ही साथ 45,000 रुपीज़। सेकेंड क्लास कितने कर सकता है, 1 ईयर और फिर उसके साथ जो है 10,000 रुपीज़। और उसके बाद जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है वो फ़ाइन इम्पोज कितनी कर सकता है, 50 रुपीज़ और 3 मंथ्स इसकी जो है इम्प्रिजमेंट की लिमिटेशन है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि जो आपकी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी इम्पोज कर सकता है। अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लैंड के बारे में। अगर आप सीआरपीसी को उठाएं तो सीआरपीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोविज़न मिलेगी आपको, प्रैक्टिस के अंदर भी थ्योरी के अंदर भी, जो कि लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील कर रही है। अच्छा, अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील क्यों तो करती है, हम तो सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर नज़र आ रहा है। तो देखें 145 जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वेयर द डिस्प्यूट्स अराइज, मतलब कि खदशा है कि यहाँ पर अमन ख़राब होगा, यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा होगा, यहाँ पर मतलब अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ना। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कब्जे वगैरह की प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर झगड़ा वगैरह हो सकता है, कोई इंसान मर भी सकता है, तो वो प्रॉपर्टी फिर कोर्ट क्या करेगी, अपने कब्जे में भी ले सकती है। इन्वेस्टिगेशन
इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट आर द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन, व्हाट ऑफिसर्स are required to do on completion of investigation. Investigation includes all the proceeding under this code for the collection of evidence conducted by police officer or by any other person magistrate authorized by। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। फिर उसके बाद डेफिनेशन 4 सब क्लास 1 की बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता रहा है, इन्वेस्टिगेशन का क्या ऑब्जेक्ट है, और इसेंशियल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता रहा है, प्रोसीडिंग्स ये वो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इस वजह से। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका जो है रॉबरी एंड डकैती में क्या डिफरेंस है, और अर्श एंड दमन, रॉबरी और डकैती में क्या फ़र्क है। डकैती में 5 से ज़्यादा लोग होते हैं, इमीडिएट डेंजर होता है, ठीक है, और रॉबरी में क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा लोग होते हैं और इसमें भी इमीडिएट डेंजर होता है, कॉन्सेंट होती है लेकिन नॉट फ्री। अर्श और दमन, अर्श और दमन क्या है, दोनों के दोनों कंपनसेशन है। अर्श इज़ फिक्स्ड, दमन इज़ नॉट फिक्स, ऐसा इसके अंदर ये कोई एक जो है डिफरेंस है, ये आपने बता देना है। उसकी पहले आपने रेलेवेंट प्रोविज़न बताना है, साथ ही साथ फिर आपने इसको डिफाइन करना, फिर उसके बाद जो है इसको डिफरेंशिएट में लेके आ जाना है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, द प्रॉमिस और इंगेजमेंट इन राइटिंग टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ एट द टाइम देयर इन स्टेटेड एंड ऑन डिमांड ऑफ द साइट ऑफ द पर्सन नेम्ड। मतलब कि एक नाम लिखा कि भाई मैं इस तारीख को इस बंदे को इतनी रकम दूंगा, अब वो चेक की सूरत में भी हो सकता है। खैर मतलब कि प्रोमिसरी नोट भी चेक जैसा ही होता है लेकिन वो चेक नहीं होता, ठीक है। अनकंडीशनल रिटर्न प्रॉमिस साइंड बाय द मेकर, मतलब अनकंडीशनल है, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई कि आपने ऐसा किया तो होगा, नहीं होगा तो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। एब्सोल्युटली एंड एट ऑल इवेंट द सम सर्टेन इन मनी आइदर बेयरर्स टू बी पर्सन डिजाइन इन हिज ऑर्डर, द साइंड पेपर promissory to pay another in certain sum of the money, an unconditional or written promise to pay। मतलब promissory note है ना, promissory note वर्ड कहाँ से निकला, promise से निकला है, मतलब promise कर रहा है कि मैं आपको इस दिन को ये पे कर दूंगा, अंडरस्टैंड। तो ये promissory note वर्ड वहां से निकला। अब जो चेक है, चेक डिफाइंड है सेक्शन नंबर 26 8081 के अंदर, चेक इन पाकिस्तान स्टैम्प एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी डिफाइंड है, मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन द स्पेसिफिक बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस बाय पेएबल अदरवाइज एंड ऑफ डिमांड। मतलब कि डिमांड के जरिए से आप जो है किसी और के हाथ में पे चेक देते हैं कि आप इसको पास करवा के आ जाइएगा, उसके डेट लिखी होती है, सारा कुछ है ये से लिखा हुआ होता है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का डिफरेंस मैंने लास्ट टाइम बताया था। प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है। प्राइमरी एविडेंस जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्राइमरी है, उसके जितने भी फोटोकॉपीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ फिर जो है जजमेंट और डिक्री का हमने पढ़ चुके हैं, और जजमेंट डिक्री में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सॉरी जजमेंट और डिक्री में फ़र्क है। डिक्री क्या होती है, डिक्री जो है डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज और द जजमेंट ऑलवेज फॉलोज द डिक्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंशन, मोटिव, अपेटमेंट, कॉन्स्पायरेसी, रेक्टिफिकेशन, रेटिफिकेशन, रिव्यू, रिवीजन, हॉस्टाइल विटनेस, इंटरेस्टेड विटनेस। अब ये 2012 आ गया, ठीक है। रिसीवर, कमिश्नर, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसने तो बड़े ही डिफरेंस उठाए हुए हैं कोई 2012 के पेपर के अंदर, लेकिन हैं सारे इजी, छोटे छोटे सवाल है। मतलब वही बात बताई ना मैंने कि बैरक्स को पढ़ें अच्छे से तो आपको ये मिल जाता है। उसके बाद रेस जुडिकाटा, मैंडेटरी इंजेक्शन, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, लिस्ट पेंडिस, गिफ्ट एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स, रिलीज, डिस्चार्ज, एक्यूटल, चालान, और जो है आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, ये सारे सवाल आ जाते हैं। सबसे पहले इंटेंशन और मोटिव में फ़र्क क्या है। इंटेंशन का मतलब क्या है, मेंस रिया, इंटेंशन। मेंस रिया और इंटेंशन को आपने इस तरीके से एलोबरेट करना है कि एक शख्स की एक इंटेंशन है टू डू अ सर्टेन एक्ट, इंटेंशन। मोटिव, किसी का मोटिव होगा तो ही इंटेंशन उभरेगी। मोटिव मतलब कि मकसद, मोटिव क्या था, व्हाट वाज द मोटिव टू किल हिज सन, आखिर ऐसा क्या मोटिव था जिसकी वजह से उसने अपने ही बेटे को जान से मार दिया। समझ में आ रही बात। कहने का मकसद मेरा सिंपल ये है आपसे कि एक शख्स अगर तो किसी का कोई मोटिव होगा तो ही वो क्या करेगा, तो ही वो जो है उसको जान से मारेगा। इंटेंशन कब डेवलप होती है, इंटेंशन इमीडिएटली भी डेवलप हो सकती है और प्रायर भी इंटेंशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने आपको जलील किया, ठीक है, एक शख्स ने आपको जलील किया भरे बाजार के अंदर, अब आपके अंदर मोटिव आ गया, मकसद आ गया कि यार मैंने इसको जो है जान से मारना है।
अब आपने इंटेंशन क्या क्रिएट की, एक इंटेंशन ये भी हो सकती है कि आप उसको जो है ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएंगे, एक इंटेंशन ये भी हो सकती है कि आप उसको मार देंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर दो किस्म है ना, एक किस्म तो क्या है, एक किस्म तो सिंपल ये है कि आप उसको क्या करते हैं, आप उसको करते हैं जो है अपना इमीडिएट डेंजर दे देते हैं, ठीक है। दोनों में इंटेंशन बाद में आती है, मोटिव पहले आ जाता है। अबेटमेंट क्या है, अबेट मतलब अयानत करना, किसी की रहनुमाई करना, किसी को अबेट करना। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जाकर मुजम्मिल को जान से मार दो, ठीक है, और मैं बदले में आपको ये पैसे दूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन हायर किया, मैंने पर्सन हायर किया, उससे मरवाया किसी को, तो ये मैंने क्या किया, अबेटमेंट की। कॉन्स्पायरेसी क्या होती है, कॉन्स्पायरेसी 122 ए के अंदर डिफाइंड है, पीपीसी के अंदर। कॉन्स्पायरेसी भी चाल, किसी किस्म की चाल कि जो है मैं किसी तरीके से सियासत करके किसी को मरवा दूं। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिलता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, सेक्शन 31 से ऑनवर्ड। सेक्शन 31 से लेके 36 तक है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और रेक्टिफाई इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू कैंसिल द इंस्ट्रूमेंट। और रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के रेटिफाई करना कि ये आइदर दुरुस्त है या नहीं। किसी भी डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैंसिल करने के लिए रेक्टिफिकेशन। उसके बाद होस्टाइल विटनेस क्या होता है, 150 के अंदर 150 कानून शहादत ऑर्डर जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस क्या है, होस्टाइल विटनेस का मतलब ये होता है मुनहर्रिफ गवाह, ऐसा गवाह जो आपके ही मुखालिफ हो जाए, ठीक है। इंटरेस्टेड विटनेस कौन होता है, इंटरेस्टेड विटनेस बाप हो सकता है, कोई भी ब्लड रिलेटिव हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कोई क्लोज रिलेशनशिप है उस पर्सन के साथ। कोई मेरा क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई मेरा नियरर ब्रदर हो सकता है, XYZ, ये सारे के सारे लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आ जाता है रेस जुडिकाटा का। रेस जुडिकाटा क्या है, रेस जुडिकाटा एनी शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। रेस जुडिकाटा मतलब सेक्शन 11 सीपीसी ने हमें बताया कि रेस जुडिकाटा आखिर क्या है। अब रेस जुडिकाटा के अंदर यहाँ पर हमें सिंपली ये बताया गया सेक्शन 11 के अंदर कि अगर मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, सेम पार्टीज हैं, सेम लिटिगेंट्स हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो फिर दोबारा दोनों में से कोई भी पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट दोबारा उसी मैटर पर, उसी सब्जेक्ट मैटर पर केस नहीं कर सकते एक दूसरे के खिलाफ। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है, आर्टिकल 4 से लेके 14 तक जब आप ओपन करेंगे तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन को आपने किस तरीके से शॉर्ट नोट लिखना है। अच्छा आप देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपने ये बताना है प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती क्या है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है, अ कम्युनिकेशन विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फोर्स्ड डिस्क्लोजर, उसको हम कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बताना है, 2012 का पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने क्या बताना है, उसके बाद हमने ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेकर 14 तक है, 4 के अंदर क्या है, 5 के अंदर क्या है, ये आपने बता देना है। कि मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन बिटवीन अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन जो है कम्युनिकेशन बाय द सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, या ऑफिशियल कम्युनिकेशन है कोई भी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ऑफिशियल ये अपना प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो कि बिटवीन क्लाइंट एंड एडवोकेट्स, फिर वही जो है उसके इंटरप्लीडर्स, उसके मुंशी वगैरह पर भी अप्लीकेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद 13 के अंदर है दैट अ विटनेस शैल नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज डॉक्यूमेंट, ये 13 के अंदर आ गया। तो ये सारे के सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लिस्ट पेंडिस क्या है, सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जब आप ओपन करते हैं सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो सेक्शन 52 हमें सिंपल इतना कहता है लिस्ट पेंडिस, द वर्ड लिस्ट पेंडिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड पेंडेंसी ऑफ द सूट। एक मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है बिफोर द कोर्ट, तो वो आप सेल आउट नहीं कर सकते। 54 ने तो क्या बताया, हाउ सेल इज मेड, जनरली हाउ सेल इज मेड। लेकिन 52 क्या कहता है कि एक जो है आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर अटकी हुई है, किसी भी कोर्ट के अंदर अटकी हुई है, तो फर्दर आप क्या नहीं कर सकते, आप जो है उसको बेच नहीं सकते। अगर कोई बेचता है तो आप क्या करें, अगर आपको ये लग रहा है यार प्रॉपर्टी ये बेच रहा है, अब प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिस्प्यूटेड है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वही ये सेल कर देगा, मैं फिर मुकदमा कैसे लड़ूंगा।
तो आप क्या करते हैं, आप एक लिस्ट पेंड की एप्लीकेशन मूव कर दें। गिफ्ट्स एंड इन इट्स इंग्रेडिएंट्स, जब हम गिफ्ट्स और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो गिफ्ट्स और इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये मिलता है कि 128 से ऑनवर्ड जो है हमारे पास गिफ्ट के बारे में कॉन्सेप्ट मिल जाता है। एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। और इसके लिए एसेंशियल्स क्या है कि जो डोनर है वो अपनी प्रेजेंस में बिफोर द डेथ वो जो है डोनी को दे, डोनी उसको एक्सेप्ट करे खुद से, डोनी उसको क्या करे, खुद से एक्सेप्ट करे, और कोई ऐसा गिफ्ट ना हो जो कि डिक्लेयर्ड वो मतलब कि अनलॉफुल गिफ्ट हो। ठीक है, तो ये सारा के सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ गिफ्ट आ जाते हैं। उसके बाद रिलीज डिस्चार्ज एंड एक्यूटल टॉपिक मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, स्टार्टिंग में ही समझा दिया था सीआरपीसी पढ़ाने से पहले। तो डिस्चार्ज, रिलीज एंड जो है आपका, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। रिलीज, डिस्चार्ज और एक्यूटल। रिलीज क्या है, मिसाल के तौर पे अगर तो कोर्ट किसी को रिलीज कर दे किसी भी मैटर से तो उसको रिलीज कहते हैं। डिस्चार्ज, अगर किसी शख्स से कोई चार्जेस हटा दिए जाएं परमानेंटली, उसको डिस्चार्ज कह दिया जाता है। एक्यूटल, एक्यूटल का होता है जब ट्रायल फेस करने के बाद, एक अक्यूज से सारे के सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं ट्रायल फेस करने के बाद, जो एक्यूटल होता है उसको हम एक्यूटल कहते हैं। उसके बाद क्या है, एक होता है चालान केस, एक होता है कंप्लेंट केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने जो है पढ़ा नहीं था, लेकिन जब मुझसे किसी स्टूडेंट ने सवाल किया, सर ये हमारे पास 2 केसेस होते हैं, दोनों के काइंड्स कौन कौन से हैं, तो फिर मैंने इसको एक दफ़ा गो थ्रू किया, फिर मुझे पता चला कि वाकई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, लास्ट ईयर है, उसको भी देख लेंगे, फिर इंशाल्लाह मूव करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो चालान केस कौन सा होता है, इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन रिपोर्ट कॉपीज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसके अंदर आते हैं। पहली बात तो ये जिसके अंदर एफआईआर कटी उसको हम कहते हैं चालान केस। ठीक है, उसके बाद द पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट भी आई, उसके अंदर 164 के स्टेटमेंट भी आए, 151 161 के स्टेटमेंट भी आए, 164 कन्फेशन। और जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो है क्या किया, विजिट की प्लेस की और रिकवरी बरामद की। जो भी केस, ऐसा केस जिसके अंदर एफआईआर कटी है और उसके लास्ट में कंक्लूजन में इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, चालान केस। उसके बाद कंप्लेंट केस क्या होता है, इन ऑल कंप्लेंट केस जो कॉपीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 7 दिन के अंदर अंदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल जमा करनी होती हैं, कॉपीज़ ऑफ कंप्लेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द कंप्लेंट। उसके बाद 200 से लेकर 200 तक की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होती है। ये सारे के सारे क्या हैं, कंप्लेंट केस के इंग्रेडिएंट्स है। कंप्लेंट केस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अमेंडमेंट इन प्लीडिंग भी डिस्कस कर चुके हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो हमारा सवाल बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स, ये क्या है आखिर। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है, ऑल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इज एग्रीमेंट क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशन ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में डिफरेंस समझे सबसे पहले आप, कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है ना वो लॉफुल होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाया। एग्रीमेंट लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है। ठीक है, अब जो पार्टीज़ के दरमियान में कोई भी लॉफुल एग्रीमेंट हो रहा है तो वो जो है क्या होगा, वो बाद में आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जा सकता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एग्रीमेंट ही रहेगा। उसके बाद एग्रीमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन ड्यूटी टू इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी देयर एन एग्रीमेंट इज एसेंशियल, विदाउट एन एग्रीमेंट देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। सेइंग डज, ये इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। व्हाट इज एग्रीमेंट, an agreement is a form of cross reference between different parties which may be in written, oral or lies upon the honor of the parties and fulfillments rather than the being satisfied by law. अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है 2013, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है।
अब मुझे समझ में ये नहीं आती कि इतना लंबा लिखने की ज़रूरत क्या है, जब आपसे वो पूछ ही ये रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन को जस्ट आप डिफ़ाइन कर दें, तो आप जो है आधे आधे पेज के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? जिसके अंदर थ्रेट आ जाए, कॉर्जन आ जाए, जिसके अंदर थ्रेट कॉर्जन आ जाए तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? जब आपने किसी पार्टी को कोई चीज़ दिखाई और पेश और की, ये हो जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन। उसके बाद 2013 का पेपर है जिसके अंदर क्या है? राइट शॉर्ट नॉट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन। और उसके बाद जो है रेस जुडिकाटा, बेवियर और एक्विजेंस में फ़र्क क्या है, स्टॉपल क्या होता है, और अच्छा फिर सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में फ़र्क क्या है। प्रिलिमिनरी डिग्री वो डिग्री जो कि इनिशियली पास हुई हो किसी के हक में, उसको हम प्रिलिमिनरी डिग्री कहते हैं। बाद में जब फाइनल डिग्री पास हो जाती है तो प्रिलिमिनरी डिग्री के ऊपर फाइनल डिग्री पास होती है और उसी को हम क्रॉस डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस डिग्री का सवाल भी आ चुका है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, काज ऑफ एक्शन क्या है। काज ऑफ एक्शन मतलब कि वजह, मसला, असल मसला क्या हुआ, असल वजह क्या हुई, ये केस यहाँ पर लेके आने की। ठीक है, वेवियर मिसाल के तौर पे कि आप जो है एक मसले में फंस गए हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आपके 10 लाख रुपए खा लिए हैं। वेव ऑफ कर देना, जब आप अपना राइट किसी को वेव ऑफ कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस शख्स को हम कहते हैं वेवियर, उसको हम क्या कहते हैं, वेवियर। उसके बाद आ जाता है स्टॉपल। स्टॉपल क्या है? टू स्टॉप समवन, अम्र मानी तकरीर मुखालिफ। अगर कोई शख्स अपनी स्टेटमेंट से स्टॉप कर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे बाय डिक्लेरेशन, बाय रिप्रेजेंटेशन आप ये कहते हैं मैंने ये प्रॉपर्टी मस्जिद को वक्फ कर दी। बाद में आप अपनी ज़बान से मुकर नहीं सकते। आपने लोगों में कहा, आपने अवाम नास में कह दिया, आपने पब्लिक एट लार्ज में कह दिया, या आपने जो है कोर्ट में, ओपन कोर्ट के अंदर कह दिया, तो फिर बाद में अपने आप स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रिकॉर्ड द कन्फेशन। कन्फेशन के बारे में, हाउ मे रिकॉर्ड द कन्फेशन, व्हाट आर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन। ये बहुत ईजी सवाल है, इसको थोड़ा देख लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अच्छा, आप देखें कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। देखें, सुने आप थोड़ा ज़रा इसको। Magistrate is bound to record confession in the manner laid down 164 364 CRPC। अच्छा, सबसे पहले क्या है, मैजिस्ट्रेट करेगा कैसे रिकॉर्ड, ये होती है जुडिशियल कन्फेशन। एक्सेप्ट जुडिशियल कन्फेशन इज नो कन्फेशन। ठीक है, अब जब वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, तो कन्फेशन किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहले कोर्ट के रूम के अंदर उसके हैंडकफ्स रिमूव किए जाएंगे, पुलिस को वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। पुलिस को वहाँ से रिमूव करने के बाद क्या किया जाएगा, पुलिस को वहाँ से रिमूव करने के बाद जो है फर्दर मोर उसको जो है अपना ये सवालात कुछ पूछे जाएंगे कि भाई आप ये किसी के थ्रेट में, किसी के प्रेशर में तो ये कन्फेशन नहीं कर रहे। अच्छा, फिर उसको क्या कहा जाएगा, उसको ये कहा जाएगा कि आपने जो ये जुर्म किया, कि आपने होशोवास में किया। जी हाँ, कन्फेशन होशोवास में कर रहे हैं। जी हाँ, होशोवास में कर रहा हूँ। तो ये कुछ जो है 7 से 8 सवालात उससे पूछे जाएंगे, फिर वो कन्फेशन काउंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है वाटर रजिस्ट्रेड 144 ऑर्डर डिक्री। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा होती है 173 सीआरपीसी में। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है किसकी, पुलिस की, तो पुलिस एक रिपोर्ट जमा करवाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। री एग्जामिनेशन किस तरीके से होती है, जब मैंने आपको बताया कि एक कॉलिंग पार्टी, जब एक कॉलिंग पार्टी को ऐसा लगता है कि ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर चुका है, अपने ही स्टेटमेंट्स में इसकी कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है, तो वो अपने ही गवाह से दोबारा री एग्जामिन भी कर सकती है। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था है। उसके बाद 151 561 ए सीआरपीसी में क्या फ़र्क है। 151 सीपीसी इज द इनहेरिटेंट पावर ऑफ द ऑल सिविल कोर्ट्स। ठीक है, एंड 561 ए सीआरपीसी क्या है, 561 ए सीआरपीसी जो है इनहेरिटेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट है। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, प्लेज, ट्रांसफर, डिक्री एंड प्रिसेप्ट। ट्रांसफर ऑफ डिक्री और प्रिसेप्ट में क्या फर्क क्या जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ डिक्री
ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री और प्रिसेप्ट में क्या फ़र्क है? देखें, एक डिक्री आप जो है ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक जो है सिविल सूट फेस किया, सिविल सूट का ट्रायल फेस किया। ट्रायल फेस करने के बाद क्या होता है, ट्रायल फेस करने के बाद जो है वो जो सिविल सूट है, वो सिविल सूट से डिक्री पास हो गई। अब वो एग्जीक्यूट करवानी है और वो एग्जीक्यूट होगी किसी और डिस्ट्रिक्ट से, तो आप अपनी डिग्री क्या करवाएंगे, ट्रांसफ़र करवाएंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सेकंड थिंग इज दैट प्रिसेप्ट क्या है। सेक्शन 46 सीपीसी जब आप ओपन करते हैं वहां पर प्रिसेप्ट का कॉन्सेप्ट मिलता है। प्रिसेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पे कि एक हमारे पास क्या आ जाती है, एक हमारे पास आ जाती है एक प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है। अब कोर्ट ये देखती है कि, कोर्ट नहीं देखती बल्कि पार्टी ये देखती है कि यार अगर तो ये मेरे पैसे खा चुका है या फिर इसने जो ये प्रॉपर्टी है सेल आउट कर दी है, अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो तो किसी और जगह पर है, वो मिसाल के तौर पे टंडो आजम में है, टंडो अला यार में है। अब अगर वो प्रॉपर्टी इसके साथ अटैच्ड हो जाए तो क्या ही बात है। अब वो अटैचमेंट ऑफ जो प्रॉपर्टी है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड जो नहीं है उस प्रॉपर्टी को इस केस के साथ अटैच्ड करवा देना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिसेप्ट कहते हैं। प्रिसेप्ट जो जारी होती है वो होती है 2 मंथ्स के लिए और उसको एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है, उसको एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है, ठीक है। 46 इसका प्रोविजन है, इसका डायरेक्ट जो वर्डिंग है वो एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कीजिएगा। अभी जो मैंने आपके साथ जो ये सारी बातें की, ये जो सारे मैंने प्रोविजंस आपको समझा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैंने जितना समझा आपने उतना ही लिखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले बात तो ये है कि आपने ये सारे सारे टॉपिक्स खुद से पढ़ने हैं, बैरेक्स से एक बार गो थ्रू करना है। हाँ, जहाँ तक बात आती है लिखने की कि लिखें कितना, तो वो आप ये देखें कि सवाल कितने नंबर का है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाई ना मिस्टेक्स, इस गाइड के अंदर भी एक मिस्टेक यहाँ पर आ गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिसने लिखी है वो भी एक इंसान है, मिस्टेक कर सकता है वो, ठीक है। नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ एंड ऑफ लॉ। तो मैं तो भाई आज भी कहता हूँ कि मैं टिल आई एम ज़ीरो इन लॉ। खैर, कहने का मकसद सिंपल इतना है कि फोकस करें अपनी स्टडी पर, और जैसे जैसे आप जो है लॉ पे कमांड करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो अभी किसी ने कोई बात की थी मुझसे कि ये गाइड जो है, ये इतनी मोटी गाइड, ये आप देख सकते हैं, ये इतनी मोटी गाइड मेरे लिए कोई पढ़ने का मसला नहीं है। तो मैं बस अब नहीं कहना चाहता आगे फर्दर मोर इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो भी अब मेरा स्टूडेंट ही है और वो भी अभी मेरा लेक्चर सुन ही रहा होगा। तो कहने का मकसद मैं आपको सिंपली इतना कहूँगा कि आप बेशक ये कहें कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपसे सवा शेर भी बैठे हुए हैं आपकी फील्ड के अंदर। आपको मैं ऐसे ऐसे एडवोकेट्स भी दिखा सकता हूँ जिनको सारे के सारे लास्ट फिंगर टिप्स पे याद है, ठीक है। कहने का मकसद क्या है कि इल्म एक ऐसा दरिया है जिसका एक कतरा भी हमने नहीं पिया, ठीक है, एक कतरा भी हमने नहीं पिया। और यकीन जानिए कि मैं जितना स्टडी करता हूँ, जितना मैं कहता हूँ कि यार मैंने आज कुछ पढ़ लिया, तो मैं समझता हूँ मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आ रही बात समझ में? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार आप लॉ के स्टूडेंट है, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं आज से 10 साल बाद भी यही बात कह रहा हूँ दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। लेकिन कभी भी अपने अंदर ये तकब्बुर वाली बात या फिर आई एम समथिंग वाली बात मत लेके आइए। रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे और फिर एक नंबर से जब आप रह जाएंगे ना, फिर आपको याद आएगा कि यार शायद ये वही वजह हो सकती है जिसकी वजह से मैं आज रह गया। तो ये अल्लाह को चीज़ जो है बहुत नापसंद है, तो इससे थोड़ा अवॉइड कीजिए। पर्टिकुलर टाइम दे अपने प्रॉपर स्टडीज़ को, 2 से 4 घंटे कम अज़ कम। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो, अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है फिर तो आपने 6 से 8 घंटे देने ही देना है। 6 से 8 घंटे एनी हाउ देने ही देने हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए। 2013 के पास पेपर मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, बाकी रिमेनिंग जो है वो 2022 का जो पेपर अभी रिसेंटली हुआ था वो भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा। अब यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ लें। थैंक यू, डेट्स ऑल।